क्लियर आ रही है आवाज़ ना? चलिए अब बात करते हैं डेथ क्लेम। डेथ क्लेम विल बी सेटल विद इन हाउ मेनी डेज? डेथ क्लेम विल बी सेटल विद, वेरी वॉइस लाउड एंड क्लियर, ओके, तो थैंक यू सो मच। तो अभी सवाल है अगला, डेथ क्लेम विल बी सेटल विद इन हाउ मेनी डेज? यस, राखी जी, भूदेव मिश्रा जी, शैलेंद्र कुमार जी, सब बढ़िया। विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज जो है डेथ क्लेम विल बी सेटल। चलिए अगला है कि शाखा में ग्राहक सेवा समिति की बैठक की फ्रीक्वेंसी क्या है? ग्राहक सेवा समिति की जो बैठक होती है शाखा में, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, या कितने महीनों में उस ग्राहक सेवा समिति की बैठक की जाती है? क्या उत्तर होगा आपका? सोनल चौहान जी, मनीष तिवारी जी, पवनेश कुमार जी, गुंजन मटू जी, एक, हाँ, 1 मंथ। यस, ये मंथली होता है, मंथली होता है। 15 तारीख या 15 तारीख अगर छुट्टी है तो उसके बाद किसी भी दिन रखा जाता है। तो तारीख का सवाल बहुत पहले, 2 साल पहले ये आता था कि कस्टमर दिवस कब मनाते हैं, तो 15 को है। लेकिन अभी जो सवाल पूछे जा रहे हैं तो ग्राहक सेवा समिति की बैठक हर महीना, उसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है हर महीना। चलिए अभी एक सवाल जो इम्पोर्टेंट वो पूछे जाते हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि जो चेक डिपॉजिट किए जाते हैं शाखा में, अगर वो स्टेट कैपिटल में है तो कितने दिनों में जमा हो जाने चाहिए? तो शाखा में जो चेक जमा होते हैं वो अगर स्टेट कैपिटल में है ना, या इस बड़े शहर में है, मेट्रो वगैरह में है, तो उसमें 7 दिनों में हो जाने चाहिए। मेजर सिटीज़ में है तो 10 दिनों में हो जाना चाहिए। और अदर प्लेसेस में, जैसे रूरल एरिया है, रूरल एरिया में कितने दिनों में जमा होने चाहिए? रूरल एरिया में, तो रूरल एरिया में जो होंगे वो 14 दिनों में जमा हो जाने चाहिए। रूरल एरिया में जो है मैक्सिमम 14 दिनों में जमा हो जाने चाहिए। ये है। अगला सवाल जो है ग्राहक सेवा से जुड़ा हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उस पर सवाल पूछता है, कोपरा एक्ट बोलते हैं। कोपरा एक्ट में ये पूछ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट के जो फोरम है, डिस्ट्रिक्ट फोरम का आर्थिक क्षेत्राधिकार कितना है, कितने करोड़ तक के क्लेम जो है वहाँ पर जाते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में। तो ये पता नहीं क्यों यही सवाल जो है ज़्यादातर पूछा गया है डिस्ट्रिक्ट फोरम के बारे में। और अगर दूसरे सवाल भी पूछे जाएँ तो भी इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम में 1 करोड़, स्टेट कमीशन में 10 करोड़ और नेशनल कमीशन में 10 करोड़ से ज़्यादा। याद हो गया आपको? ये तीनों याद कर लीजिए, ये आएगा। और एक सवाल इसमें से जो इम्पोर्टेंट लगता है वो ये है, लिमिटेशन पीरियड, मतलब कोई व्यक्ति जो है कितने दिनों के अंदर इसकी शिकायत कर सकता है? तो आप लोग बताइए कितने दिनों के अंदर इसकी शिकायत कर सकता है? 2 साल, यस, 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। 2 सालों के अंदर इसकी शिकायत जो है उपभोक्ता फोरम में कर सकता है। कोई घटना घटित हो गई, कोई नुकसान हो गया ग्राहक को, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए वो क्लेम कर सकता है वो उपभोक्ता फोरम में। और वो जो है आर्थिक क्षेत्राधिकार डिस्ट्रिक्ट फोरम का 1 करोड़ है, स्टेट कमीशन का 10 करोड़ है और नेशनल कमीशन का 10 करोड़ से ऊपर है। और अगर कोई रिजल्ट आता है, कोई अवार्ड आता है, कोई डिसीजन आता है, तो उसके अगेंस्ट जो अपील करनी है वो 30 दिनों के अंदर एक पैनल से दूसरे पैनल को कर सकते हैं। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण सवाल है वो है नॉमिनेशन से जुड़ा हुआ। नॉमिनेशन, बताइए नॉमिनेशन की व्याख्या जो है कौन से सेक्शन में की गई है? ये सवाल अभी पिछले संडे को भी आ गया। नॉमिनेशन की व्याख्या जो है कौन से सेक्शन में की गई है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है, नॉमिनेशन की जो परिभाषा है, जो फैसिलिटी है, वो अंडर सेक्शन 45ZA टू 45ZF, 45ZA टू 45ZF आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इसकी व्याख्या की गई है। तो जी हाँ, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, यस, तलवार कमेटी की सिफारिश की वजह से, तलवार कमेटी के रिकमेंडेशन से ये नॉमिनेशन फैसिलिटी लागू किया गया। क्योंकि बहुत सारे जो ग्राहक हैं पैसा जमा कर देते थे, उनकी डेथ हो जाती थी और उसका पैसा जो है बैंकों में ही पड़ा रह जाता था। इसी को ही रिजॉल्व करने के लिए ये नॉमिनेशन फैसिलिटी लाया गया। अब एक सवाल इसमें ये पूछा जाता है कि अगर डिपॉजिट अकाउंट है तो उसमें अधिकतम कितने नॉमिनी हो सकते हैं? डिपॉजिट अकाउंट में अधिकतम कितने नॉमिनी हो सकते हैं? 1 नॉमिनी होंगे, बहुत बढ़िया। और एक सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन नॉमिनी नहीं बन सकता है? उदाहरण के तौर पे इंडिविजुअल, माइनर,
प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या ट्रस्ट, है ना। माइनर जो नॉमिनेशन कौन नहीं बन सकता है, तो आप इसमें देखिए नॉमिनेशन नहीं बन सकता है, नॉमिनी नहीं बन सकता है, उसका मतलब है। तो पार्टनरशिप फर्म नॉमिनी नहीं बन सकता है, ट्रस्ट भी नॉमिनी नहीं बन सकता है, क्लब सोसाइटी भी नॉमिनी नहीं बन सकता है। तो नॉमिनेशन नहीं कर सकता है, नहीं बन सकता है। तो ये इनको जो है थोड़ा देख लीजिएगा, इससे जुड़ा हुआ सवाल आ जाता है। चलिए, अब नॉमिनेशन से जो माइनर के लिए एक सवाल आता है। प्लीज मुझे क्वेश्चन पूछना है। हाँ, मैं क्वेश्चन राखी जी, क्वेश्चन रखे रहिए, बाद में सेशन के आखिरी में क्वेश्चन नोट करके रखिए, है ना। अभी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा सब, फिर आपसे आपके लिए दूंगा 10-15 मिनट दूंगा, है ना। तो अब क्या है कि यहाँ पर नॉमिनेशन से जुड़ा हुआ एक लॉकर से सवाल आता है कि अगर जॉइंटली ऑपरेटेड लॉकर है तो कितने नॉमिनी हो सकते हैं। जॉइंटली ऑपरेटेड लॉकर है तो कितने नॉमिनी हो सकते हैं। तो मोर देन वन नॉमिनी हो सकते हैं, मोर देन वन नॉमिनी हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मोर देन वन कर दीजिएगा, मोर देन वन नॉमिनी हो सकते हैं। चलिए, अगला जो महत्वपूर्ण सवाल है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से संबंधित, बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम से संबंधित है कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन जो है मानसिक प्रताड़ना के लिए क्षतिपूर्ति के तौर पे कितना रुपए का अवार्ड दे सकते हैं। मेंटल हरासमेंट एंड एगोनी के लिए बैंकिंग ओम्बुड्समैन जो है मैक्सिमम कितने रुपए का अवार्ड सुना सकते हैं। किसी भी शिकायत में अगर किसी ग्राहक को मानसिक प्रताड़ना हुआ तो मैक्सिमम कितने का अवार्ड हो सकता है, 1 लाख का। और साधारण तौर पर जो है बैंकिंग ओम्बुड्समैन कितना रुपए का अवार्ड दे सकता है मैक्सिमम। बैंकिंग ओम्बुड्समैन जो है जितना नुकसान हुआ है सफरर को, जितना नुकसान हुआ है उसका 2 गुना या मैक्सिमम 20 लाख जो है वो अवार्ड सुना सकता है। मैक्सिमम उसका अमाउंट जो है 20 लाख होगा। चलिए, और एक सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल है पूछता है कि कितना समय रहता है ग्राहक को कंप्लेंट जाने के लिए, कितना समय में वो बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जा सकता है। मैक्सिमम पीरियड फॉर कंप्लेंट इन बैंकिंग ओम्बुड्समैन, मैक्सिमम पीरियड कितना है ग्राहक के पास बैंकिंग ओम्बुड्समैन जाने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा 12 मंथ्स फ्रॉम द रिप्लाई रिसीव फ्रॉम बैंक। अगर बैंक से रिप्लाई रिसीव हुआ तो उसके 12 महीना, अगर बैंक से रिप्लाई नहीं मिला तो 13 महीना। तो सही उत्तर क्या है कि 12 महीना प्लस 1 महीना, 1 महीना तो बैंक के लिए हो गया, 12 महीना बैंक का रिप्लाई मिलने 12 मंथ्स फ्रॉम द रिसीविंग रिप्लाई फ्रॉम बैंक, बैंक ने जिस दिन रिप्लाई कर दिया उससे 12 महीने का समय है कि वो बैंकिंग ओम्बुड्समैन जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। और अगर बैंक ने जवाब नहीं दिया तो 13 महीना उस कस्टमर के पास रहता है अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए। इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। चलिए, अब अगला होता है एक चीज़, आपके फिक्स डिपॉजिट जो रिसीट होते हैं वो फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं मैक्सिमम पीरियड कितना होता है फिक्स डिपॉजिट का। फिक्स डिपॉजिट का जो मैक्सिमम पीरियड है कितना है, 10 ईयर्स। मैक्सिमम पीरियड फॉर फिक्स डिपॉजिट जो है 10 ईयर है। अभी देखा गया कि कई पिछले बैंकों में ये सवाल पूछ दिया कि फिक्स डिपॉजिट जो है मिनिमम फिक्स डिपॉजिट कितने रुपए का कर सकते हैं। तो कई साथियों का डाउट आता है, तो मैं बोलता हूँ कि हर बैंक का अलग अलग होता है, अलग अलग योजनाएं बैंकें चलती हैं, आकर्षक योजनाएं चलती हैं। कोई 100 रुपये रखता है, कोई 100,000 रुपीज़ रखता है। तो आप अपना देख लीजिएगा आपके बैंक में जो है कि आपके बैंक में मिनिमम डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट रिसीट के लिए कितना है, क्योंकि स्कीम वाइज जो ये डिफ़र करता है। चलिए, ये हो गया। अगला एक महत्वपूर्ण है कि कोई व्यक्ति जिसको मिसिंग पर्सन ट्रीट करते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि कितने साल तक अगर वो मिसिंग है तो उसको एज्यूम टू डेथ, उसको मरा हुआ समझते हैं और इससे संबंधित कोर्ट में ऑर्डर आता है। तो इसका क्या उत्तर होगा, अगर कोई व्यक्ति लापता है, विगत 7 वर्षों से लापता है, तो उसको ट्रीट किया जाता है फ्रॉम एफआईआर लॉज हुआ, फिर इसका ऑर्डर जो होता है कोर्ट से आता है। डिक्लेरेशन इन दिस रिगार्ड शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोर्ट से इसका डिक्लेरेशन आता है कि इस तारीख से लापता है। तो उस तारीख से लेकर 7 साल तक अगर लापता है तो उसको क्या करते हैं, एज्यूम टू हैव डाई, और उस खाते में अगर जो राशि है उसका निपटारा फिर
डेथ क्लेम के हिसाब से किया जाता है। चलिए, अब कोई खाता जो है इनऑपरेटिव होता है कितने साल में, अगर कोई सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट है वो अगर इसमें लेन देन ना हो कितने सालों तक, अगर कोई नो डेबिट नो क्रेडिट हो तो ये इनऑपरेटिव हो जाएगा। बताइए कितने सालों तक इनऑपरेटिव हो जाएगा? वो होगा 2 साल। 2 साल तक अगर कोई नो क्रेडिट नो डेबिट हो 2 साल तक तो वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं अनक्लेम डिपॉजिट का। अगर कोई अकाउंट जिनमें कोई ऑपरेशन नहीं है, कितने सालों तक अगर ऑपरेशन नहीं है तो उसको अनक्लेम डिपॉजिट ट्रीट किया जाता है। यस, उसका सही उत्तर है 10 साल। 10 साल तक अगर कोई मतलब कोई भी ऑपरेशन ना हो तो उसको बोलते हैं अनक्लेम डिपॉजिट। और फिक्स डिपॉजिट के संबंध में अगर 10 साल तक वो ओवरड्यू हो गया, मैच्योरिटी के बाद 10 साल तक लेन देन नहीं किया तो उसको बोलते हैं अनक्लेम डिपॉजिट। तो ये अनक्लेम डिपॉजिट से जुड़ा हुआ आएगा। और अनक्लेम डिपॉजिट का जो पैसा है वो कहाँ चला जाता है, कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? आप देखे होंगे कई सारे साथी जो हैं आके बैंक में कंप्लेंट करते हैं। मैं बैंकिंग ओम्बुड्समैन देखता हूँ, बहुत सारे कंप्लेंट करते हैं, सर बैंक अधिकारी मिली भगत करके मेरा पैसा खा गए। इस तरह की बातें आती हैं, जबकि वो पैसा जो है रिजर्व बैंक को ट्रांसफ़र हो गया रहता है, क्योंकि वो 10 साल तक कोई ऑपरेशन नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं, जो पैसा जो चला जाता है रिजर्व बैंक में डीप अकाउंट होता है, DEAF। DEAF का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। DEAF का फुल फॉर्म क्या है? डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। तो DEAF का फुल फॉर्म है डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में जमा हो जाता है, जो RBI के पास रहता है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण सवाल है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत अगर PMAGP में कोई हितग्राही जो है लोन के लिए आता है तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होगा? अगर वो उसका प्रोजेक्ट कास्ट मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख से ज़्यादा है और सर्विस सेक्टर में 5 लाख से ज़्यादा है तो उसका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होगा? ये सवाल इम्पोर्टेंट है। यस, 8th पास है। वैसे तो एजुकेशन के लिए कोई ऐसा सच क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट कास्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख से ज़्यादा है, सर्विस सेक्टर में 5 लाख से ज़्यादा है तो मिनिमम 8th पास शुड बी नेसेसरी। मिनिमम 8th पास होना चाहिए एजुकेशन क्राइटेरिया, ठीक है। अब फिर मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट PMAGP का कितना है? मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट इन PMAGP, मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट इन PMAGP अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो सीधे सीधे 25 लाख। मैन्युफैक्चरिंग में हो तो 25 लाख एंड सर्विस सेक्टर में हो तो 10 लाख। तो ये मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट है। और इसमें जो सवाल पूछता है, इसमें सब्सिडी से जुड़ा हुआ सवाल पूछता है। PMAGP में जो अगर स्पेशल रूरल कैटेगरी हैं, स्पेशल रूरल कैटेगरी हैं तो सब्सिडी कितना है? सब्सिडी स्पेशल रूरल कैटेगरी हैं तो मैक्सिमम सब्सिडी है 35% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट। 35% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट है। चलिए, एक सवाल जो है एक पूछता है कि जो सब्सिडी मिलती है वो कितने सालों तक उसका फिक्स डिपॉजिट बनता है। जो PMAGP में जो सब्सिडी मिलती है वो कितने सालों तक फिक्स डिपॉजिट होता है? वो होता है 3 साल तक फिक्स डिपॉजिट होता है। उसका टाइम होता है 3 साल तक, और 3 साल से पहले विदाउट इंटरेस्ट होता है। बहुत बढ़िया, विदाउट इंटरेस्ट होता है। चलिए, ये हो गया, 0 इंटरेस्ट मिलता है। अब महत्वपूर्ण सवाल है NRLM से। NRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से जुड़ा हुआ, कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में जो बैंक फैसिलिटी है SHG को कितने दिनों के बाद दिया जाता है? कितने समय के बाद बैंक फाइनेंस अवेलेबल है? कितने महीनों के बाद बैंक फाइनेंस अवेलेबल है NRLM के तहत? ये है NRLM के तहत 6 मंथ। अगर समूह बनने के 6 महीना हो गया और पंचसूत्र का पालन किया तो उसमें जो है बैंकिंग फैसिलिटी फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है। और एक सवाल आता है रिवॉल्विंग फंड कितना रुपए का मिलता है? रिवॉल्विंग फंड अमाउंट कितना है? रिवॉल्विंग फंड का अमाउंट कितना है? ये सवाल जो है पूछता है। रिवॉल्विंग फंड मैक्सिमम जो है 15,000 का है। 10,000 से लेके 15,000 तक, 10,000 से लेके 15,000 तक जो है इसका अमाउंट है। चलिए, पंचसूत्र का पालन कर रहा है और 3 महीना फॉर्मेशन हो गया तो उसको रिवॉल्विंग फंड मिलेगा 10,000 से लेके 15,000।
और अगर पंचसूत्र का पालन कर रहा है, रिवॉल्विंग फंड मिल चुका है, पंचसूत्र का पालन कर रहा है, तो 6 महीने के बाद उसको मिलेगा बैंक फाइनेंस। अब सवाल आता है कि बैंक फाइनेंस उनको सैंक्शन कितना होता है। नए गाइडलाइन के हिसाब से एक NRLM के तहत समूह को कितना सैंक्शन देना है, वो मिनिमम सैंक्शन है 6 लाख रुपए। बहुत बढ़िया, 6 लाख 3 सालों के लिए दिया जाएगा। ये उसका सही उत्तर है, 6 लाख। 6 लाख इसका सही उत्तर है। चलिए इसका